ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय जी और समीर चौगांवकर जी, एक और मोटोरेस बहल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हम बात करने जा रहे हैं भारत के दुश्मन नंबर 2 तुर्की की, जिसने पाकिस्तान को न केवल ड्रोन्स दिए बल्कि इन ड्रोन को ऑपरेट करने वाले अपने ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट भी पाकिस्तान भेजे। हालांकि तुर्की के ड्रोन्स भारत को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा पाए। भारत की एयर डोमिनेंस हम सबने देखी, एयर सुप्रीमेसी हम सबने देखी, लेकिन ज्यादातर ड्रोन्स जो हवा में थे वो हवा में ही नष्ट हो गए। लेकिन 90 घंटे की वॉर में तुर्की की मंशा जग जाहिर हो गई। तुर्की नाटो का मेंबर है, लेकिन उसे हिंदुस्तान से प्रॉब्लम क्या है? इस सवाल के जवाब हर कोई जानना चाहता है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप एक बयान सुने। Support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. So that is one place we really need to move fast and take appropriate action. नहीं बोलो तो अच्छा है। तो TB2 की वो बात कर रहे थे, बैरक्टर भी जिसका एक और टेक्निकल टर्म है, नाम है, वो तुर्की ने भेजे। इस बेगानी जंग में तुर्की क्यों दीवाना हुआ जा रहा है? हिंदुस्तान से उसे प्रॉब्लम क्या है? देखिए, हिंदुस्तान से उसे एक्चुअली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब अर्थक्वेक हुआ था उनका फरवरी 2023 के अंदर, सबसे पहले भारत पहुंचा था, सबसे ज्यादा हेल्प हमने की थी, और तब तो वो तुर्की भारत की बहुत बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन वो तुर्की जो है वो बनना चाहता है खलीफा सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का। उसके लिए उसे सऊदी अरेबिया को साइडलाइन करना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया को साइडलाइन करने के लिए उसको पाकिस्तान की मदद चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर शिया ईरान को साइड करना है तो उसके अगर कोई न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी है तो उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान उनके लिए जरूरी है अगर वो खलीफा बनना चाहते हैं सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का। इसीलिए आप मानेंगे नहीं, 2019 से लेकर 23 तक 103% वृद्धि हुई है डिफेंस इक्विपमेंट सेल की, टर्की से लेके पाकिस्तान तक। ना केवल उन्होंने ड्रोन्स दिए, अब एक 5th जनरेशन फाइटर कान जो है उनका, जो 2033 में फ्लाई करेगा प्रोडक्शन लाइन में, वो वाला जहाज में 200 पाकिस्तानी इंजीनियर और पाकिस्तानी टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उसकी टेक्नोलॉजी को भी सीख लें ताकि वो टेक्नोलॉजी अपने अंदर अपने जहाजों में इस्तेमाल कर सके। ये इतनी डीप रिलेशनशिप है, और ये सिर्फ ड्रोन्स और उसकी नहीं है। ये कहानी आती है कि अगर इस्लामिक वर्ल्ड में किसी को भी देखना है आगे तो टर्की बनना चाहता है, उसके लिए पाकिस्तान की उसको बहुत जरूरत है। पाकिस्तान को तुर्की की जरूरत है क्योंकि उसे भारत के साथ लड़ने के लिए, हर्षवर्धन जी, ड्रोन्स चाहिए। और तुर्की को पाकिस्तान की इसलिए जरूरत है, जैसा अभी सर ने कहा, कि वो अपने आप को सुन्नी मुसलमानों का खलीफा बनाना चाहता है। ये पाकिस्तान किस किस के लिए लैब की तरह काम कर रहा है? वो तुर्की के लिए भी कर रहा है, वो चीन के लिए भी कर रहा है, वो अमेरिका के लिए भी कर रहा है। देखिए मीनाक्षी, जो फतेह हाल होता है, जो कंगाल टाइप का होता है, वो सबके लिए काम ही तो करता है ना। जिसको हमारे कहते हैं ना, जो चिथड़ा हो गया वो और क्या करेगा? अगर उसकी अपनी क्षमता होती तो वो भी एक, जिसको कहते हैं ना, एक पोजीशन में होता कि अच्छा चलो हमारी भी कोई पोजीशन है। उसकी पोजीशन नहीं है, लेकिन उसकी पोजीशन भारत के सामने उपयोग करके, चाहे चाइना हो, चाहे तुर्की हो, या यहां तक कि अमेरिका भी हो, वो उसको उपयोग करते हैं। अब चाइना के हथियार बिकते हैं, तुर्की के हथियार बिकते हैं, अमेरिका से मदद मिल जाती है, कुछ और मिल जाता है। इसकी वजह से एक वो पावर बना हुआ है। एक तरह से कहें कि जो कई बार हम लोग उस पिक्चर को याद करते हैं ना, जो इसमें अन्नू कपूर वो भीख मांग मांग के बहुत बड़ा एक घर बनाकर, और इस चौराहे पर वो भीख मांगेगा, इस चौराहे पर वो भीख मांगेगा। तो दुनिया के देशों के लिए ये एक भिखमंगा मुल्क है, जिसको अलग अलग समय पर किसी काम के लिए भीख दी जाती है कि आज चलो तुमको यहां करते हो, तुम ये काम करो। अब उसका जो उपयोग है वो क्या ये कर पा रहे हैं? तो हमें जाना चाहिए थोड़ा पीछे। इमरान खान जब मुल्क संभाल रहे थे, ठीक है, ISI तो संभालता ही, लेकिन वो भी संभाल रहे थे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थे, तो चाइना, टर्की और मलेशिया, पाकिस्तान, टर्की और मलेशिया, इन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब हम इंटरनेशनल मीडिया एक खड़ा करेंगे। हम एक ऐसा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बनाएंगे जो मुस्लिम उम्मा को रिप्रेजेंट करेगा। अब कहां है इमरान खान, जेल में किस तरह है, क्या स्थिति है, वो ईश्वर जाने।
मलेशिया के वो महातिर मोहम्मद कहां हैं, जरा उनका भी किसी को पता करना चाहिए। ये सब लोग भारत के खिलाफ हुंकार कर रहे थे। तो ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, क्या ये कहीं काम करता है? और फिर जब आप नाटो के मेंबर हो गए तो आप इधर की लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे? तो कुल मिलाकर ये सिर्फ इतना है कि एक मुल्क है जिसकी अपनी कोई ताकत नहीं है, उसको पैसा दे दो, उसको कर्जा दे दो, उससे कुछ वसूल लो, उसके आधार पर कुछ कर लो, सिर्फ इतना भर है। मैं तुर्की की भूमिका इससे अधिक नहीं देखता हूं। और वहां से वो पाकिस्तान में आकर, चाइना खतरनाक है लेकिन तुर्की बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, मैं इसको मानता नहीं। अच्छा, लेकिन अगर हम ये सुन्नी मुस्लिम ब्रदरहुड या खलीफा बनने की भी बात करें, जैसे कि चर्चा में लाया गया सर, तो मैं अब जो डेटा पढ़ रही हूँ, अराउंड 85 to 90% भारतीय मुसलमानों में तो सुन्नी मुस्लिम आबादी ही है। तो अगर उसे इतना ही खलीफा बनना है तो पाकिस्तान का समर्थन देकर भारत के इतने सुन्नी मुसलमानों के खिलाफ आप खड़े हो रहे हो, इसका मतलब तो ये है, या फिर हम ये मानकर चले कि ये सारा थोड़ा ट्विस्ट हो गया मीनाक्षी जी। अब अगर ऐसा होता तो फिर गाजा पर यहाँ क्यों लोगों के दिल टूटने लगते? ऐसा होता तो दुनिया के किसी हिस्से में कुछ हो और यहाँ हैदराबाद, मुर्शिदाबाद, जोधपुर, हमारे अपने शहर प्रयागराज, दिल्ली, इन जगहों पर क्यों बड़ी बड़ी रैलियां निकलती? ये तो एक कनेक्ट है ना भाई। पाकिस्तान के साथ खड़े होने के बावजूद अगर एक बड़ा वर्ग है जो ईरान और तुर्की ही जाना चाहता है, जिसको वहीं से सब कुछ प्रेम निकल रहा है, तो फिर आप ये वाला थोड़ा सा ट्विस्ट है कि यहाँ के मुसलमानों के लिए कोई कुछ कर रहा है, इसको समझिए। ठीक है, तो इंटरनल पॉलिटिक्स से निकलकर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे ही आ जाते हो। तो ये जो तुर्की पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, उस भारत के खिलाफ सपोर्ट करता है जो भारत विश्व बंधुत्व की भावना के साथ खड़े होने वाला तुर्की के लिए सबसे पहला देश था। जितनी तबाही तुर्की में आई थी उस भूकंप के बाद, किस देश ने इतनी मदद की जितनी भारत ने की? आप बात बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन अच्छी बात अच्छे लोगों को समझ में आती है ना। आप समझ पा रहे हैं ना? नहीं, मतलब तुर्की समझेगा तब है ना इस बात को। हाँ। कि तुर्की की जो मदद की गई है उसको लेकर हमेशा, लेकिन जो एयर कमोडोर कह रहे हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप उसको सीरियसली समझें। तुर्की की जो इच्छा है ना, वो है इस्लामिक लीडर बनने की। वो रिलीजियस लीडर बनना चाहता है इस समय। वो सऊदी अरब को अलग करके, और उसकी सारी एक्सरसाइज ये हो रही है। पाकिस्तान के साथ उसका कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट नहीं है उस तरह से, लेकिन पाकिस्तान एक उसमें मदद कर सकता है सऊदी अरब के खिलाफ, तो वो एक बड़ी लड़ाई है। भारत को वो मजबूत देश के तौर पर देखता ही है, हमेशा उसने मदद की है। और मुझे हैरानी इसलिए है क्योंकि जो आज की सरकार है हमारे यहाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके हमेशा, यानी भारतीय जनता पार्टी के तुर्की के साथ बड़े अच्छे संबंध रहे। सबसे पहले जब संबंध थे तब लालकृष्ण आडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते थे और वो सारी बात थी। तो 2000 में जब होम मिनिस्टर भी थे तो तुर्की के लोगों के साथ सबसे बेहतर संबंध बने थे भारत के, उस समय सबसे पहले बने थे। और अभी 2017 में जब मोदी सरकार रही तब भी वो यहाँ पर आए, और उसके बाद हुआ, और उसके बाद हमने भूकंप में जो मदद की, तो भारत की तरफ से कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसकी मदद नहीं होती रही हो। लेकिन उनके एक रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में देखें तो पाकिस्तान उनकी मदद करने में, वोट के हिसाब से समझें तो वो उस तरह से मदद करता है, और भारत वहाँ पर खड़ा नहीं दिखाई देता। वो विश्व बंधुत्व की बात तो करता है लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड की बात नहीं करता ना। ठीक, मैं लेकिन तुर्की की अगर कैपेबिलिटी पर भी आ जाऊं, अगली खबर उठाऊं, उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन में सर आपसे, ये तुर्की के पास चाहे एक्टिव सैनिकों की बात कर ले जिनकी 3,55,000 के करीब तादाद है, उनके रिजर्व सैनिकों की भी अगर हम बात कर लें, और जो एक्सपेंडिचर उसका सेना में खर्च होता है, करीब $40 बिलियन का एक्सपेंडिचर है। अभी जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि उतना बड़ा कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन तुर्की इतना अपनी सेना के लिए खर्च कर रहा है। देखिए, बहुत ही अच्छी चीज आपने बताई है मीनाक्षी जी। जो 50% हमारे बजट का है, डिफेंस बजट हमारा $80 बिलियन के करीब है, उसका 50% वो खर्च रहा है। लेकिन उनका एक जो आपने एक बड़ा अहम मुद्दा उठाया, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत बड़ा है। वो एडवांस टेक्नोलॉजीज 5th जनरेशन फाइटर बना रहे हैं जो 2033 तक प्रोड्यूस होने लग जाएगा। वो बना रहे हैं ड्रोन्स, इतने एडवांस ड्रोन्स जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट के साथ जाते हैं तो उनकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी भी बढ़ती है। तो ऐसे हाई एंड टेक्नोलॉजी जो आगे जाके युद्धों में बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वो अहम होगी, वो उसको बना रहे हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स को बना रहे हैं। वो तो पाकिस्तान को भी बेचना चाहते थे, पाकिस्तान के पास उतना डेप्थ नहीं है खरीदने का, नहीं तो वो जरूर बेच देते। हाँ, वो जरूर 5th जनरेशन में उनके 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए उसके साथ सहयोग करें। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आप आज से 20 साल पहले चले जाएं टर्की में,
वो आप देखिए बहुत ही मॉडरेट होता था, वेस्टर्न प्रिंसिपल्स को फॉलो करता था। वहां पे लेडीज जो है वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती थी, और जबकि आज वो इस्लामाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है, पर बहुत शुरू से बहुत मॉडरेट रहा है और वेस्टर्न कल्चर के साथ क्लोज रहा है। लेकिन उसकी प्रॉब्लम कहां आई? उसकी प्रॉब्लम शुरू हुई 1995 के अंदर, जब उन्होंने कस्टम्स यूनियन एग्रीमेंट किया यूरोपियन यूनियन के साथ। लेकिन उसके बाद यूरोपियन यूनियन को जब वो ज्वाइन करने लगा तो वहां पे बात आ गई कि आप मुस्लिम देश हैं, और वहां पे बात आ गई कि आपको अपने ह्यूमन राइट्स को ठीक करना है, आपको जो साइप्रस के साथ प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है, जो उनका नॉर्थ साइप्रस उन्होंने लेके रखा हो 1974 से, उसको ठीक करना है, आपको डेमोक्रेसी बढ़ानी है, बेहतर करनी है। ये उनके जो एक स्टेटस था उसके ऊपर चोट थी। उनको बहुत ऑकवर्ड लगा कि कोई भी देश उनके ऊपर ऐसे कैसे कमेंट कर सकता है, आप तो सिर्फ यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना चाहते हैं। 2005 से लेके आज तक 20 साल हो गए हैं उनकी नेगोशिएशन चल रही है। तो अब उन्होंने डिसाइड किया था पिछले 10 साल के अंदर कि वो इस्लामाइजेशन करेंगे और धीरे धीरे इस्लाम वर्ल्ड के अंदर अपनी स्टेटस को आगे बढ़ाएंगे। उनकी फिलहाल लड़ाई यही वाली है कि इस्लामिक वर्ल्ड में जो है ना वो बॉस बन जाए। मोटे तौर पर वो ईरान के साथ जो अभी जंग चल रही थी उसमें जितना खामोश ये था वो इसलिए था कि ईरान जितना नीचे जाएगा उतना तुर्की ऊपर आएगा। अच्छा, बात हम पाकिस्तान की भी कर लेते हैं। उसमें मीनाक्षी डर दूसरा भी था, सिर्फ इतना नहीं था ऊपर नीचे डाली, दाएं बाएं से अगर मिसाइल आ जाती तो बड़ा संकट में पड़ जाता, क्योंकि इजराइल बहुत मार रहा था। तो डर वो भी था, सिर्फ इतना भर नहीं था कि वो कोई शिया सुन्नी देश वाला ही झगड़ा था, उसको डर भी लग रहा था। अब पाकिस्तान की हम बात कर लेते हैं, एक और डरे हुए देश की बात हम कर लेते हैं, वो पाकिस्तान है। एक ऐसा देश जो किसी का भी प्रॉक्सी बनने के लिए तैयार रहता है। भारत के खिलाफ कभी चीन का प्रॉक्सी बन जाता है, जब खाड़ी देशों की बात आती है तो वो अमेरिका का प्रॉक्सी बन जाता है। इन दिनों तुर्की और अजरबैजान का प्रॉक्सी बना हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान का ये नेचर भारत के लिए सबसे ज्यादा खतरे की बात है। हालांकि भारत ने हर बार पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है, लेकिन पाकिस्तान की फितरत ही ऐसी है कि वो सुधरने वालों में से है नहीं। इसलिए भारत को अपनी तैयारी इतनी मजबूत करने की जरूरत है कि वो एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों से युद्ध लड़ सके। हालांकि अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने एक साथ ही ये युद्ध लड़ा था, लेकिन अगर एकदम टू फ्रंट वॉर की नौबत आ जाती है, ऐसी स्थिति आती है, तो आने वाले समय में सर जिस तरीके की जंगें होगी वो बहुत ज्यादा हाईटेक होगी। जो अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा, भारत पाकिस्तान के साथ जो 4 दिन का युद्ध लड़ रहा था, वो 4 की जगह 40 दिन का, 4 महीने का और 4 साल का भी युद्ध हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और आपने इतना अच्छा विश्लेषण ऑलरेडी कर दिया है। इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं कि अभी भी अगर पाकिस्तान को देखें तो वो जो ले रहा है टर्की से और ड्रोन, 350 ड्रोन तो उन्होंने तब लिए जब ऑप सिंदूर हुआ, उसी टाइम पे वो लैंड भी किए 3 जहाजों के साथ, और अब वो और ले रहा है। वो ले रहा है यीहा ड्रोन, वो ले रहा है लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम्स, और जो बहुत एडवांस सिस्टम्स हैं वो वाले ले रहा है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजीज को एब्जॉर्ब कर रहा। और मैंने आपसे अभी बात करी, जब आप ये कहते हैं एडवांस टेक्नोलॉजीज को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हमारे कॉमन व्यूअर्स के लिए ये चीज समझाते हैं, ये किस तरीके से समझता है? अब ये देखिए, अगर कोई भी ड्रोन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी है, जब वो अंदर जाता है, और ये एडवांस टेक्नोलॉजीज में मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, ये दिखाने के लिए कि कोई और रेडार उसको पिकअप कर रहा है, या फिर जिसको वो जैम कर सकता है, या कोई उसको जैम करने की कोशिश कर रहा है उसके लिंक्स को, तो उसको उससे कैसे वो बच सके, ये एबिलिटी उसके अंदर ऑलरेडी डाल दी गई है। और ये वाले जब ड्रोन्स आते हैं पाकिस्तान के पास, तो इस बार क्या हुआ था, TB2 भी हमने गिरा दिए, यीहा भी गिरा दिए, सोंगर भी गिरा दिए इनके ड्रोन्स। लेकिन अब जब एडवांस ड्रोन्स आएंगे जिन पे एडवांस कैपेबिलिटी क्षमताएं होंगी, तो क्या वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को भेद कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? इसकी अब जो कोऑपरेशन चल रहा है वो इस लेवल पे चल रहा है। और इसी वजह से जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की थी कि आने वाले युद्ध बहुत ही टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होंगे, और उससे जो इफेक्ट होगा आप खुद ही देख रहे हैं कि इतना बड़ा एडवांस देश इजराइल के ऊपर जब वो बैलिस्टिक मिसाइल, एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल गिरी, तो उसका कितना बुरा हाल हुआ था। और ये एक और चीज है, इसी वजह से कल हमारे जनरल ने भी कहा था एयर डिफेंस को बेटर करने की जरूरत है, और जरूरत है भारत को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लेने की, आज 10 साल बाद नहीं,
आज लेने की जरूरत है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस डिसीजन मेकिंग में है, हमारे को बहुत जल्दी निर्णय लेना है कि जो अगर हमें एयर डोमिनेंस रखनी है अपनी इस साउथ एशिया के अंदर, तो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। अच्छा समीर जी, एक ग्राफिक्स जो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के पास अपना कुछ है ही नहीं। एयर डिफेंस सिस्टम वो चीन से लेता है, PL-15 की बात करें वो चाइना से लेता है, एवैक की बात करें तो वो स्वीडन से लेता है। तो पाकिस्तान ने अपने लिए तैयार किया क्या? सबके सामने तो कटोरा लेकर उसने भीख मांगी है, उसका सुरक्षा तंत्र मांगे का है। देखिए, पाकिस्तान तो जुगाड़ तंत्र पे चलता है, जिसे कहते हैं ना जुगाड़ तंत्र, कि भाई यहाँ से आप चीन से आप कुछ ले लो, आप तुर्की से कुछ ले लो, आप अमेरिका से कुछ मांग लो और फिर आप भारत से युद्ध लड़ो। और पाकिस्तान की हालत तो एक भिखारी के समान हो चुकी है पूरी तरीके से, कि बहुत दूसरे पे सभी तरीके से वो निर्भर है। लेकिन इसके बाद भी भारत को मतलब ये बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा कि पाकिस्तान को आपने सबक सिखाया है, लेकिन उसके पीछे तुर्की भी खड़ा हो रहा है, उसके पीछे चीन की ताकत भी खड़ी है। और आप देखिए, अब अमेरिका को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि जो अमेरिका उनके सेना प्रमुख के साथ उनको डिनर पे इनवाइट करता है, जो राष्ट्रपति अच्छा, अभी बहल साहब ने एक इंफॉर्मेशन दी थी, वो दर्शकों के सामने आ नहीं पाई। बहल साहब बता रहे थे कि इस वक्त जो पाकिस्तान के एयर चीफ हैं, वो भी यूएस में बैठे हुए। बिल्कुल, उनके सेक्रेटरी ऑफ द एयरफोर्स जो हैं पेंटागन के अंदर, उनसे मुलाकात की, उनके एयर चीफ के साथ उन्होंने मुलाकात की और दोनों पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप के साथ मुलाकात करें। ये वो बिरयानी है जो खिलाई थी ट्रंप ने मुनीर को। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप पे आ गए, यानी कि अमेरिका हमारे को एक मैसेज भेज रहा है, हमारे को इक्वेट कर रहा है वापस पाकिस्तान के साथ। ये हो सकता है क्योंकि अभी ट्रेड डील की बातें चल रही है और हम कई चीजें हमारा देश की मानने को तैयार नहीं है एग्रीकल्चर और डेयरी के लिए। हो सकता है वो हमको मैसेज भी भेज रहा, और हो सकता है कि उसका ईरान के लिए आगे कुछ प्लान हो जिसके लिए उसके बेसिस और उसके एयर स्पेस की जरूरत लेकिन अमेरिका की परिस्थिति, भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई जंग होती है फिर से, तब भी वो ट्रांजैक्शनल ही होगी। अगर वो ईरान के साथ, और जब हमने देखा जिस तरह से इजराइल जंग लड़ रहा था, तब भी कितना सोच समझ के उसने एक्ट किया था। तो भारत और पाकिस्तान की जंग में भी वो केवल ट्रांजैक्शनल तौर पर ही पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, ये देखते हुए कि पाकिस्तान उसके लिए किस तरीके की जमीन मुहैया करा सकता है। और भारत के साथ अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि वो सीधी दुश्मनी ले। अच्छा, एक और खबर है पाकिस्तान की ही फितरत को लेकर है, वो कैसी आप देखिए। एक नई बानगी आपके सामने रखती हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी से जब एक इंटरव्यू में आतंकी मसूद अजहर को लेकर सवाल पूछा गया, तो उसने ऐसा जवाब दिया जिससे वो फिर ट्रोल हो गए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान को नहीं पता है कि जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर का ठिकाना कहां है। उसने कहा कि अगर भारत पक्के सबूत देता है कि मसूद अजहर पाकिस्तान में है, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भुट्टो ने यह भी कहा कि अजहर अफगानिस्तान में हो सकता है, लेकिन अगर अफगानिस्तान में नाटो उसे नहीं पकड़ सका, तो पाकिस्तान से ऐसा करने की उम्मीद प्रैक्टिकल नहीं है। खुद ही अपनी बात बताते हैं, खुद ही अपनी पोल खोलते हैं, कैसे नेता हैं। पाकिस्तान का ये झूठ कोई नया नहीं है। भारत छोड़िए, पाकिस्तान ने तो अमेरिका से भी डॉलर डकार कर यह कह दिया था कि आतंकी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में है। और बाद में वो कहां पर मिला? एबटाबाद में मिला था। घुसकर अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन का खात्मा किया था। तब भी पाकिस्तान यही बोलता रहा, हमें तो जानकारी ही नहीं थी। ऐसे तो बिलावल भुट्टो साहब हैं, कितना झूठ बोलते हैं समीर जी। दाऊद इब्राहिम भी तो लंबे समय तक पाकिस्तान में रहा। कभी पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि दाऊद इब्राहिम हमारे यहाँ पर है? भारत ने इतनी इंफॉर्मेशन भेजी, कभी नहीं स्वीकार किया। तो किसी भी आतंकवादी को पाकिस्तान तो हमने भी देखिए बिलावल भुट्टो के पीछे छिपाया है मसूद अजहर को। बिल्कुल। और पाकिस्तान तो वैसे भी सारे आतंकवादियों का सुरक्षित पनाहगार है। आप दुनिया के सारे अपराधी अगर आप देखेंगे, पाकिस्तान से दुनिया में जाते हैं, आतंकवादी हरकतें करते हैं और लौटकर पाकिस्तान में सुरक्षित रहते हैं। तो पाकिस्तान तो अब पूरी दुनिया जानती है। लेकिन दुख की बात यह भी, और भारत को यह बात अमेरिका को बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना पड़ेगी कि भाई पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, वो वहां से टेररिस्ट लॉन्च हमारे देश में करता है, और उसके बाद आप उनके सेना प्रमुख को बैठ के आप उनके साथ डिनर करोगे, आप उनको सहायता आर्थिक रूप से मदद करोगे, आप उनको भारत के साथ एक तराजू पे तोलोगे, तो यह हमें स्वीकार नहीं होगा। आप उसे आतंकवादी देश घोषित करो। और पाकिस्तान को दो टूक कहो कि अगर भारत में आप आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाते हो, युद्ध के स्तर पर जाते हो, तो अमेरिका इसमें पहले इंटरवेंशन करेगा। मुझे लग रहा है कि सिर्फ चीन ही नहीं है कि जो पाकिस्तान का साथ दे रहा है, कहीं ना कहीं अमेरिका भी पीछे से पाकिस्तान को साथ दे रहा है, जो पाकिस्तान इतनी हिम्मत कर रहा है। और ठीक है, बेंजीर साहब के भुट्टो के बेटे हैं, ये सत्ता में रह चुके हैं। अब
आर्मी प्रमुख ही अगर आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हो, सेना के बड़े अधिकारी अगर आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हो, और जो आपने जिक्र किया जी। कि ओसामा बिन लादेन तो पाकिस्तान में ही था ना, अमेरिका के तो फौजी आके मार के चले गए, पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी, वो तो कहते रहे कि वो अफगानिस्तान में है। तो आज दुनिया नहीं, क्या पता अमेरिका को टिप देने वाले भी वही पाकिस्तान के हुक्मरान ही, उन्हें लगा कि भाई हमारे लिए सिरदर्द बन रहा है तो बता दो कहां पर है, ये मारा जाएगा, हमारी भी नाक ऊंची रह जाएगी। और जो हुआ, वैसे भी इतनी बेइज्जती पाकिस्तान की हो चुकी है ऑल ओवर वर्ल्ड, एक बेइज्जती और सही। हर्षवर्धन जी, एक बेइज्जती और सही। नहीं, एक तो ये कि नाक ऊंची हो जाएगी, ये सब जो है ये वाला नहीं चलता वहाँ। पाकिस्तान में कुछ नहीं चलता है सर, नाक ही नहीं, मतलब वो नकटा मुल्क है, तो इसलिए वहाँ ये सब चलता नहीं है। इसको यूं समझिए ना, जिस पाकिस्तान ने इस हालात में सिर्फ और सिर्फ कुछ रकम मिल जाए, कुछ डॉलर मिल जाए, कुछ समय के लिए और राहत मिल जाए, ईरान की पीठ में खंजर भोंक दिया, तो उसके लिए क्या है? अगर अमेरिका ये कह रहा है कि हम आके मारेंगे, हमें दिखाना है, और उस वक्त जिसको कहते हैं अमेरिका को दुनिया में दिखाना था कि हम ऐसा ऑपरेशन कर सकते हैं, जाके मार दिया ओसामा बिन लादेन को, तो वो पाकिस्तान किसी भी ऐसे देश के सामने झुक जाता है जहां पर उसे किसी तरह की मदद मिल जाए। और लोग कहते हैं कि जो टेरर इकोनॉमी है वो सेना को चलाती है, सेना को नहीं, पूरे मुल्क को चला रही है। और जब मुल्क को कोई टेरर इकोनॉमी चलाने लगे, तब जाहिर है कि इस तरह की चीजें, एक आतंकवादी मर गया, अच्छा जंगल का कानून जैसा हो जाता है कि उसको आपने मरवा दिया, दूसरे का धंधा चलता रहेगा। तो ये ठीक वैसे गैंग वॉर जैसा मसला है, इसमें कोई नाक वाक सब है नहीं, उनकी बची नहीं है। ठीक।